हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचमेट। सो हमने लास्ट टॉपिक किया था एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। सो नेक्स्ट है हमारे पास 1.6 दैट इज नेक्स्ट पार्ट इरिगेशन। सो ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव. Water is important for proper growth and development of flowers, fruits and seeds of plants. तो हमें सबको पता है कि लिविंग बींग्स के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो वाटर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि प्लांट्स की, फ्रूट्स की और सीड्स की ग्रोथ में हेल्प करता है. वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स. अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड. जो वाटर होता है ना, वो प्लांट की रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने अंदर, जिसके कारण उनकी ग्रोथ हो पाती है. एंड अलॉन्ग विद द वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स भी उनको चाहिए होते हैं. नॉट ओनली वाटर इज रिक्वायर्ड. प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर. प्लांट्स को नियरली 90% वाटर चाहिए होता है. Water is essential because germination of seed does not take place under dry conditions. Water इसलिए चाहिए होता है because जो seeds की germination होती है, जब वो seeds grow करती हैं अपनी seedlings में, तो वो dry condition में grow नहीं कर सकते. उनको wetty area चाहिए जो कि only water के कारण ही possible है. Nutrients dissolved in the water get Nutrients dissolved in water gets transported to each part of the plant. जो न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, वो फिर प्लांट के सारे पार्ट को मिल जाते हैं. वाटर के थ्रू वो सारे प्लांट्स तक पहुंच जाते हैं. एंड वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स. और वाटर जो है वो क्रॉप को हॉट एयर करंट्स एंड फ्रोस्ट से भी प्रोटेक्ट करके रखता है. जो इतनी गर्मी होती है जब, तो उन सब से जो है वाटर प्रोटेक्ट करता है. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ग्रोथ जो है वो हेल्दी ग्रो करे, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, इसलिए हमें उसको रोज पानी देना होगा. अगर हम रेगुलरली उसको पानी प्रोवाइड करेंगे तो जो प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन. जब हम पानी प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स को डिफरेंट इंटरवल्स में, थोड़े थोड़े टाइम में, जितना उसको रिक्वायर्ड है, उस प्रोसेस को हम इरिगेशन कहते हैं. सो दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन जो आपके एग्जाम में आपको आ सकती है. द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन. इरिगेशन का टाइम पीरियड एंड जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करती है कि कैसी क्रॉप है, कैसा सीजन है और कैसी सॉइल है, वो इस चीज पर डिपेंड करती है. इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर. समर के दिनों में, मतलब गर्मियों के दिनों में, जो वाटर की फ्रीक्वेंसी होती है ना वो ज्यादा होती है, बिकॉज गर्मी ज्यादा होती है और प्लांट्स को पानी भी ज्यादा चाहिए होता है. वाई इज इट सो? ये जरूरी क्यों है? कुड इट बी ड्यू टू डिक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स? क्या ये इसलिए ज़रूरी है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है सॉइल में वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब पानी ज़्यादा सोक करना शुरू कर देती है सॉइल? आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स. लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डेड. वो कह रहे हैं कि मैं इस साल बहुत ज़्यादा केयरफुल रहा था अपने प्लांट्स को वाटर प्रोवाइड करने के लिए, बिकॉज लास्ट समर्स में मैंने उनको प्लांट्स को पानी अच्छे से नहीं दिया था और वो सूख के मर गए थे. सोर्स ऑफ इरिगेशन. The source of irrigation are well, tube well, ponds, lakes, rivers, dams and canals. जो irrigation का source है, मतलब कि जो हम पानी provide करते हैं ना, वो हम ज़्यादातर wells से देते हैं, tube well से देते हैं, pond से, lake से, river से, dam से and canals में से उसको पानी provide करते हैं, because इतना पानी हमारे घरों में available नहीं होता कि हम दे सकें उनको. नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन. जो इरिगेशन के ट्रेडिशनल मेथड थे, मतलब जो पुराने ज़माने में इरिगेशन के मेथड्स अप्लाई किए जाते थे, दैट आर द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स. सो जो पानी होता था वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स में, यहाँ सब में अवेलेबल होता था ना, उनको लिफ्ट, मतलब कि एक जैसे मटके वगैरह में उठा उठा के लेके जाया जाता था. लाइक ये वेल्स बने हुए हैं, मोट जैसे ये बनी हुई है, तो इनमें से ऐसे पानी ड्रॉ बैक कर लिया जाता था और डिफरेंट मेथड से उसको फील्ड्स तक लेके जाया जाता था. लाइक यहाँ पे इन्होंने नीचे ये देखो खड्डा टाइप बनाया हुआ है जिसमें से पानी फ्लो कर रहा है फील्ड्स तक. कैट लाइक दिस आप देख रहे हो, चेन पंप होती है ना, ढेकली होती है एक,
ऐसे ही मेथड से पानी को फील्ड्स तक लेके जाया जाता है। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स। जो कैटल एंड ह्यूमन लेबर होती है ना, इन मेथड्स में वो यूज किया जाता है। सो दीज मेथड्स आर चीपर एंड लेस एफिशिएंट। ये मेथड्स जो हैं वो चीप जरूर होते हैं, सस्ते होते हैं, बट एफिशिएंट कम होते हैं। नॉट टू एफिशिएंट मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट लाइक दिस, आपको फिगर 1.4a में शो किया गया है। चेन पंप है, फिगर 1.4b में आपको शो की गई है। इस तरह के मेथड से जो है आपको पानी जो है वो फील्ड्स तक लेके जाया जाता है। थर्ड मेथड इज ढेकली, जो कि आपको 1.4c में शो की गई है। एंड लास्ट इज राहत, दैट इज लेवर, जिसको लीवर सिस्टम भी कहते हैं। राहत जैसे आप देख रहे हो, एक बुल के थ्रू इसको किया गया है। ये बुल रोटेट करती है और जो पानी ड्रॉ होके फील्ड्स तक पहुंच जाता है। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। जो पंप्स होते हैं ना, वो कॉमनली वाटर को लिफ्ट करने के लिए यूज होते हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दीज पंप्स। जो डीजल होती है, बायोगैस होती है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होती है एंड सोलर एनर्जी, ये सारे इन पंप्स को चलाने में हेल्प करते हैं, बिकॉज ये उसको इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से वो मूव करते हैं। नाउ इज मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। नाउ हम पढ़ेंगे कि आज के ज़माने के मेथड्स क्या हैं इरिगेट करने के लिए फील्ड्स को। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली। जो मॉडर्न मेथड्स है ना, ये हेल्प करते हैं। जो मॉडर्न मेथड्स होते हैं ना इरिगेट करने के लिए, ये वाटर को इकोनॉमिकली हेल्प करते हैं। जैसे कि हम इक्वल पानी सारी प्लांट्स को, सारी क्रॉप को दे सकते हैं। द मेन मेथड यूज्ड आर एज फॉलोज। जो मेन मेथड है वो आगे आपको बताए गए हैं। फर्स्ट इज स्प्रिंकलर सिस्टम, जैसे कि आपको इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम बताया गया है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड where sufficient water is not available. The perpendicular pipes having rotating nozzles on top are joined to the main pipeline at regular intervals. So उन्होंने हमें इसमें बताया है कि जो ये सिस्टम होता है ना, ये ज़्यादा यूजफुल होता है कि जैसे अनइवन लैंड होती है जो कि पूरी प्लेन नहीं होती, जहाँ पे सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड नहीं हो पाता, उस मेथड्स के लिए, उस क्रॉप सॉइल के लिए ये मेथड सबसे बेस्ट है। सो जब परपेंडिकुलर पाइप जो होती है ना, सीधी पाइप रख दी जाती है जिसकी रोटेटिंग नोजल्स होती हैं टॉप पर, आर ज्वाइन टू द मेन पाइपलाइन, उसको एक मेन पाइपलाइन से ज्वाइन कर दिया जाता है और उसकी आगे नोजल्स बनी होती हैं। When water is allowed to flow through the main pipeline under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzles. So जब वाटर को अलाउ किया जाता है, मतलब पीछे से उसका स्विच ऑन कर दिया जाता है, तो वो मेन पाइपलाइन से निकल जाता है और वो रोटेटिंग नोजल्स तक पहुंचता है, फिर उसमें से बाहर आ जाता है। It gets sprinkled on the crop as it is raining. वो फिर ऐसे करके स्प्रिंकल होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम आपको पता होगा, लाइक यहाँ पे आपको शो किया गया है। तो ऐसे नोजल्स मतलब उसमें ऊपर होल्स कर दिए जाते हैं, फिर जब पानी को फ्लो करने के लिए अलाउ किया जाता है ना, फिर वो बाहर आता है और स्प्रिंकलर सिस्टम की तरह वो पानी स्प्रिंकल्स में ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो क्रॉप तक पहुंच जाता है। स्प्रिंकल इज वेरी यूजफुल फॉर द सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल के लिए ये सिस्टम बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, नेक्स्ट इज ड्रिप सिस्टम। In this system, the water falls drop by drop just at the position of the roots. So it is called drip system. इस सिस्टम में क्या होता है, जो वाटर है ना वो ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉल करता है। उसमें था स्प्रिंकलर सिस्टम में था कि लाइक रेनिंग जैसे होती है ना, वैसे ये बाहर आता है। आपको पता है बारिश कैसे होती है ना, वैसे ये प्रोवाइड होता है। बट ड्रिप सिस्टम में जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी बाहर आता है, जैसे बूंद बूंद करके, just at the position of the roots, जहाँ पे roots होती हैं। So it is called drip system. It is the best technique for the watering fruit plants, garden and trees. ये best technique है fruit plants, garden and trees को water करने के लिए। The system provide water to plants drop by drop. Water is not wasted at all. It is a boon in regions where the availability of water is poor. So इसमें से पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप करके बाहर आता है और इसमें पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। ये बून है, मतलब कि ये एक यूजफुल चीज है कि जहाँ जिन रीजन्स में पानी की कमी होती है ना, उस रीजन्स में हम ड्रिप सिस्टम
यूज कर सकते हैं। देखने में देखो दोनों सेम है, ये भी कितना सिमिलर है, 1.5B पिक्चर भी और 1.5A पिक्चर भी कितनी सिमिलर है, बट फर्क इतना है कि उसमें बारिश की तरह पानी बाहर आता है। लाइक आप देख रहे हो यहाँ पे ये बना हुआ है, जहां से आप देख रहे हो पानी बाहर आ रहा है, ये देखो ये चीज आई एम मार्किंग इट, आप देख रहे होंगे जहां पे मैंने एरो रखा हुआ है वो चीजें, वो है हमारे पास स्प्रिंकलर सिस्टम। बट इन दिस ड्रिप सिस्टम यहाँ पे ऐसे पाइप लंबी लगाई जाती है जिसमें से जस्ट होल्स किए जाते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी बाहर आता है। नाउ हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, कि जैसे अनवांटेड प्लांट्स जो मैंने आपको बताए थे इन द फर्स्ट वीडियो कि जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको वीड्स कहते हैं, तो उनसे हम अपने क्रॉप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। Bujo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the fields. Bujo and Paheli जो हैं वो अपने नियर बाय फील्ड में जाते हैं और वहां पे उन्होंने देखा कि कुछ और भी प्लांट्स हैं फील्ड्स में। Have this other plant been planted purposely? वो कहते हैं कि क्या ये प्लांट्स जो हैं वे पर्पसली प्लांट किए जाते हैं, मतलब बिल्कुल ही उनका कोई पर्पस होता है प्लांट करने का कि क्यों उनको प्लांट किया जाता है। In this field, many other undesirable plants may grow naturally along the crop. These undesirable plant are called weeds. तो आपको मैंने बताया था कि जो fields होते हैं ना उनमें कुछ undesirable plants जो हैं वो grow कर जाते हैं along with our main crop, हमारी main crop के साथ। तो जो वो unwanted plants grow कर जाते हैं ना छोटे छोटे, उनको कहते हैं weeds. This is the definition you can mark. The removal of the weeds is called the weeding. जब हम weeds को रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं weeding. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plant for water, nutrients, space and sunlight. Weeding करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब weeds को रिमूव करना, बिकॉज अगर ये ग्रो कर जाते हैं तो ये प्रॉपर क्रॉप की तरह ग्रो करते हैं और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी मेन क्रॉप इफेक्ट होती है। Thus they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. कुछ weeds जो होते हैं ना वो poisonous भी होते हैं। जब हम अपनी मेन क्रॉप को ग्रो करते हैं ना तो वहाँ पे कुछ poisonous crops भी ग्रो हो जाती हैं, तो वो weeds जो होते हैं ना वो फिर एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स को इफेक्ट कर सकते हैं। पॉइजनस, आपको पता है पॉइजन इज अ वेरी बैड थिंग, तो अगर हमारे अंदर चली जाती हैं तो ये ह्यूमन बीइंग की जान भी ले सकती है और एनिमल की भी। सो इसलिए वीडिंग इज द वेरी नेसेसरी प्रोसेस। फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर जो है वो बहुत सारे प्रोसेस जो है टू रिमूव द वीड्स। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप हेल्प्स इन द अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ द weeds which may then dry up and get mixed with the soil. आपको मैंने बताया था फर्स्ट स्टेप में टिलिंग की जाती है सो करने से पहले क्रॉप्स की। तो टिलिंग क्या करती है कि अपरूट कर देती है और वीड्स को किल करने में बहुत हेल्प करती है, मतलब रूट्स को अपने जड़ों से उखाड़ देती है, जिसकी वजह से कुछ वीड्स जो होते हैं ना वो भी मर जाते हैं, बट नॉट ऑल द वीड्स। सो जिसकी वजह से जो हमारी क्रॉप जो है वो ड्राई हो जाती है और सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है। The best time for removal of the weeds is before they produce flowers and seeds. जो बेस्ट टाइम होता है ना वीड्स को ग्रो करने का वो होता है कि जब तक फ्लावर्स और सीड्स उसमें से ग्रो नहीं ना हो जाते, हमें उससे पहले पहले वीड्स को रिमूव कर देना चाहिए। The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. जो मैनुअल रिमूवल होती है ना, जैसे कि हम फिजिकली रिमूव अपने हाथों से उसको एक एक करके रिमूव करते हैं, अपरूट करते हैं और उसको कट कर देते हैं ग्राउंड के बिल्कुल क्लोज से नीचे ले जाके, उसको प्रॉपर टाइम पे फ्लावर्स और सीड्स उगने से पहले हमें उसको कट कर देना चाहिए। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द खुरपी। इसको हम खुरपी की हेल्प से कट करते हैं। अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। सीड ड्रिल को भी हम यूज कर सकते हैं वीड्स को अपरूट करने के लिए। खुरपी इज मोस्टली यूज्ड इन द ट्रेडिशनल टाइम, बट नाउअडेज सीड ड्रिल इज प्रेफर्ड ओवर इट। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides. जो वीड्स है ना उनको हम कुछ केमिकल्स की हेल्प से भी रिमूव कर सकते हैं, जिसको वीडिसाइड कहते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द वीडिसाइड्स, जैसे कि 2,4-D।
जो 2,4-D है ये वीडीसाइड की एग्जांपल है, आपको आ सकता है कि वीडीसाइड की एग्जांपल दो, सो यू हैव टू राइट 2,4-D. दिस इज द एग्जांपल ऑफ वीडीसाइड. आई हैव मार्क्ड. These are sprayed in the fields to kill the weeds. They do not damage the crops. ये जो होते हैं ना, ये स्प्रे होती है जिसको हम वीड्स के ऊपर स्प्रे कर देते हैं और जो वीड्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं टाइमली, बट ये हमारे क्रॉप को डैमेज नहीं करती, ये भी यूजफुल ही होती है. द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर. जो वीडिसाइड होती है ना, ये वाटर में डाइल्यूट मतलब वाटर में मिक्स करके स्प्रे की जाती है ताकि ये हमारी क्रॉप को डैमेज ना करे और फील्ड्स में स्प्रे हो जाए और इससे वीड्स जो हैं वो रिमूव हो जाए. Next is, do weedicides have any effect on the person handling the weedicide sprayer? वो कहते हैं कि क्या weedicide का कोई इफेक्ट होता है कि जो पर्सन weedicide स्प्रे कर रहा है उस पर तो नहीं कोई इफेक्ट होगा. As already mentioned, the weedicide are sprayed during the vegetable growth or weeds before flowering and seed formation. वो कहते हैं ऑलरेडी हमें ये बता चुके हैं कि जो weedicides हैं उनको स्प्रे किया जाता है यहाँ वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए और फ्लावरिंग और सीड्स की फॉर्मेशन से पहले. तो स्प्रेइंग ऑफ वीडिसाइड्स मे अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर्स. तो जो स्प्रेइंग है वीडिसाइड की ये फार्मर की हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है अगर ये उस ड्यूरेशन के बाद की जाए. तो अगर हम उस ड्यूरेशन के पहले कर ले तो ये कोई इफेक्ट नहीं करेगी. सो दे शुड यूज दिस केमिकल्स वेरी केयरफुली. तो इन केमिकल्स को केयरफुली यूज किया जाना चाहिए. दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ द क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज फार्मर्स ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स. सो वो हमें ये कह रहे हैं कि जब फार्मर उसको स्प्रे करता है ना तो उसको अपना नोज और माउथ जो है एक क्लॉथ के पीस से कपड़े से कवर कर लेना चाहिए ताकि वो जो स्प्रे है ना वो उसके अंदर ना जाए और उसको कोई इफेक्ट ना हो. आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा. तो हमारे पास नेक्स्ट इसका स्टेप आता है हार्वेस्टिंग. Harvesting of a crop is an important task. The cutting of the crop after it is mature is called harvesting. Harvesting crop की harvesting करना बहुत ही important task है और crop को cut करना जब वो mature हो जाए, मतलब जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो बिल्कुल अच्छे से grow जाते हैं, हमें पता है कि हमारी crop बन गई है, उसको जब हम cut करते हैं ना, that process is called harvesting. In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. इस प्रोसेस में क्या होता है, जो क्रॉप्स होती है ना उनको पुल आउट मतलब खींचा जाता है और फिर कट कर लिया जाता है ग्राउंड से. और इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर. यूजुअली जो है वो 3 to 4 months लगते हैं किसी भी क्रॉप को मैच्योर होने के लिए. हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड द हार्वेस्टर. या तो हार्वेस्टिंग मैनुअली मतलब अपने हाथों से सिक्कल की हेल्प से की जाती है, लाइक आपको 1.7 फिगर में सिक्कल शो किया गया है, या तो सिक्कल की हेल्प से होती है या मशीन्स होती हैं हार्वेस्ट करने के लिए जिसको हार्वेस्टर कहते हैं. हार्वेस्ट होता है कि ऑब्टेन करना क्रॉप. इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड. हार्वेस्ट जब हम कर लेते हैं मतलब जब हम उसको कट कर लेते हैं तो जो ग्रेन क्रॉप्स होती है ना उनको सेपरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है फ्रॉम द शैफ. शैफ होता है जो उसमें थोड़ा सा मतलब गंदी क्रॉप कई बार ग्रो हो जाती है, उसके जो खट्टा मिट्टी सा होता है उससे उसको अलग करना बहुत ज्यादा जरूरी है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. इस प्रोसेस को थ्रेशिंग कहते हैं. तो ये आपकी डेफिनेशन बन सकती है यहाँ से, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप से लेके इज कॉल्ड थ्रेशर तक. You have to learn this. This is carried out with the help of the machine called the combine. सबको combine के बारे में मोस्टली पता होगा. 1.8 फिगर में हमें शो भी की हुई है, ये combine होती है. इस मशीन के हेल्प से जो क्रॉप है हमारी इकट्ठी की जाती है, विच इज इन फैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर. जिसमें कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर भी आजकल मॉडर्न टाइम्स में होता है कि उसमें बीच में उसको अलग हो जाती है, ग्रेन क्रॉप अलग हो जाती है शैफ से और वो बाहर आ जाती है. After harvesting, sometimes stubs are left in the fields, which are burned by the farmer. Paheli is worried. She knows that it causes pollution. It may also catch fire and damage the crops lying in the field.
तो इसमें उस लड़की ने हमें कहा है कि हार्वेस्टिंग के बाद वो कहते हैं कि कुछ स्टब्स मतलब कुछ गंद सा रह जाता है, वो फार्मर क्या होते हैं वो जला देते हैं उसको। पहेली इज वरीड, उसको टेंशन हो रही है कि इससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, हमारा एनवायरनमेंट खराब होता है। इट में ऑल्सो कैच फायर, डैमेज द क्रॉप्स लाइंग इन द फील्ड्स। इससे क्या होता है कि हमारी जो क्रॉप्स अभी कुछ रह जाती हैं, इससे वो भी हमारी डैमेज होने का खतरा होता है। सो शी इज वरीड अबाउट इट। फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड chaff बाय विनोइंग। जो फार्मर्स होते हैं ना, वो जो स्मॉल होल्डिंग होती है लैंड पर, उससे क्या होते हैं, जो ये विनोइंग मशीन आपको दिखाई गई है, ऐसी मशीन्स मोस्टली हर फार्मर के पास होती हैं। इससे वो क्या करते हैं, ग्रेन एंड chaff जो है वो सेपरेट कर लेते हैं बाय विनोइंग। इस मेथड को कहते हैं विनोइंग और इस मशीन को कहते हैं विनोइंग मशीन। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन दिस क्लास 6 हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। After 3 or 4 months of hard work, there comes the day of the harvest. 3 और 4 months के हार्ड वर्क के बाद वो कहते हैं ऐसा एक दिन आता है जब हमें अपनी क्रॉप को हार्वेस्ट करना होता है। The sight of the golden fields of standing crop laden with the grain fills the heart of a farmer with a joy and sense of the well-being. जब वो अपनी गोल्डन क्रॉप को कटते हुए देखता है तो उसका जो फार्मर का हार्ट है, मतलब दिल है, वो बहुत खुश होता है। उसको बहुत खुशी होती है कि हमारी क्रॉप कट रही है। The efforts of the past season have borne fruits and it is a time to relax and enjoy a little. तो ये जो उनके एफर्ट्स हैं, ये वर्क करते हैं पास्ट सीजन के, तो उनके मन को अच्छा लगता है कि जब उनकी क्रॉप कटती है तो उनका रिलैक्सेशन टाइम होता है एंड एंजॉय फॉर अ वाइल, कुछ टाइम के लिए वो रिलैक्स होते हैं और अपना एंजॉय करते हैं। द पीरियड ऑफ द हार्वेस्ट इज जस्ट ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द इंडिया। ये इंडिया के सारे पार्ट्स में ऐसा होता है जितने भी फार्मर्स होते हैं। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विद अ ग्रेट एंथुजियाज्म। Special festivals associated with the harvest season are Pongal, Vaisakhi, Holi, Diwali, नब्या एंड बिहू। ये स्पेशल फेस्टिवल्स होते हैं जो ऐसे मतलब हार्वेस्टिंग के टाइम पे की जाती है। अपने अपने कंट्री में ये किए जाते हैं। लाइक पोंगल जो है ये असम में होता है आई थॉट, एंड बैसाखी हमारे पंजाब में होता है एंड ऑल दीज। ओके, तो हमारे पास 1.9 स्टोरेज लास्ट स्टेप जो है वह हमारा स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। जो स्टोरेज होती है, जो हमारी ग्रेन प्रोड्यूस होती है, ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है एट द लास्ट। इफ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर द लॉन्गर टाइम, अगर क्रॉप ग्रेन्स को लॉन्गर टाइम के लिए रखना हो, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उनको लंबे टाइम तक सेव करके रखना हो कि उनको मॉइस्चर मतलब किसी वो खराब ना हो, इंसेक्ट्स ना उसको मतलब खा जाए, या रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल दीज से। द फ्रेश क्रॉप हैज मोर मॉइस्चर। जो फ्रेश क्रॉप होती है ना, उसमें मॉइस्चर बहुत होता है। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स को मतलब जो फ्रेश सीड्स होते हैं उनको स्टोर करते हैं विदाउट ड्राई, क्योंकि उसमें मॉइस्चर होता है, तो उससे क्या होता है, उसका डैमेज होने का बहुत खतरा होता है कि उसको ऑर्गेनिजम्स बहुत जल्दी अटैक कर सकते हैं और लॉजिंग देयर जर्मिनेटी कैपेसिटी। जर्मिनेशन की कैपेसिटी है ना, वो भी सारी खत्म हो सकती है उसके अंदर से। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। सो तो उनको स्टोर करने से पहले जो ग्रेन्स है ना, उनको प्रॉपरली सन के नीचे ड्राई कर लिया जाता है ताकि उनमें से मॉइस्चर निकल जाए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको अटैक ना कर सके, उनके डैमेज होने का खतरा कम हो जाए। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। एज आई हैव टोल्ड, फार्मर स्टोर grains in just bag, farmer in jute bags or metallic bins. However, large scale storage of grains is done in the silos and granaries to protect them from pests like the rats and insects. तो जो फार्मर होते हैं ना, वो इन ग्रेन्स को जूट बैग्स में डालकर, लाइक आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये जूट्स बैग में डाली हुई हैं ग्रेन्स, और उनको यहाँ मेटालिक बिन्स होते हैं उनके पास, उसमें स्टोर कर लेती हैं। लार्ज स्केल पर उनके पास सीलोज या ग्रेनरीज होती हैं, उसमें रख देते हैं ताकि उनको रैट्स, इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो किल ना कर सके, डैमेज ना कर सके। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर द स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम।
जो ड्राइड नीम के लीव्स होते हैं ना, सूखे सूखे, उनको यूज किया जाता है ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए। अगर हमें अपने घर पे रखने हैं तो हम ड्राइड नीम लीव्स यूज करते हैं फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन द बिग गोडाउन्स। स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हमें बहुत सारे ग्रेन्स को स्टोर करना है तो हम ग्राउंड यूज करते हैं, लाइक ये ग्राउंड में ही रखा गया है। तो ग्राउंड्स में हम लार्ज नंबर ऑफ जो जूट बैग्स होते हैं वीट के, उनको हम रखते हैं ताकि पेस्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डैमेज ना कर सके, उनसे हम उसको प्रोटेक्ट कर ले। हमारे पास अगला टॉपिक, आई होप जो ये आपको मैंने 7 प्रोसेसेस बताए हैं आपको समझ आ गए होंगे फॉर द कल्टीवेशन ऑफ अ क्रॉप। नाउ हमारे पास नेक्स्ट है फूड फ्रॉम एनिमल्स, कि हमें एनिमल से फूड कैसे मिलता है। After completing this table, you must have seen that like plants and animals also provide us with different kinds of foods. वो कहते हैं इस टेबल को, जो 1.3 टेबल हमें दिया गया है, कि वो कहते हैं उसको कंप्लीट करने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि हमें किस एनिमल या किस प्लांट से क्या फूड मिलता है। इस टेबल में उन्होंने हमें कहा था कि यहाँ पे आपको फूड लिखना है और यहाँ पे आपको सोर्स लिखना है कि वो फूड आपको किस किस चीज़ों से मिलता है। लाइक हमारे पास मिल्क है, मिल्क हमें मिलता है काऊ से, बफलो से, शी गोट से या शी कैमल से। तो इन सब चीज़ों से हमें मिल्क मिलता है, ठीक है। ऐसे ही और भी आप फूड आइटम्स लिखें और उनके सोर्स लिखें और आपको पता लगेगा फिर कि किस प्लांट और किस एनिमल से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. बहुत सारे पीपल जो है कोस्टल एरियाज में रहते हैं। कोस्टल एरियाज होते हैं जो रिवर साइड पर होते हैं, वहाँ से उनको फिश मिलती है, मतलब रिवर्स वगैरह में फिश वगैरह अवेलेबल होती है। तो उनको एज अ डाइट उनकी जो होती है ना, जो कोस्टल एरियाज में लोग होते हैं वो ज़्यादातर फिश, राइस वगैरह ये सब चीज़ें कंज्यूम करते हैं। सो इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि हमें किस प्लांट से क्या फूड मिलता है। We have just seen that the process of the crop production involves a number of steps like the selection of seeds, sowing, etc. तो हमने ये देखा कि क्रॉप की प्रोडक्शन के लिए हमें कितने स्टेप्स है ना अप्लाई करने पड़े, जैसे कि सिलेक्शन ऑफ सीड्स हो गया, फिर उसको सो किया एंड मैनी मोर। सिमिलरली जो एनिमल्स होते हैं ना, रेयर्ड एट होम और इन द फार्म्स, उनको फार्म्स में या अपने घरों पे रखा जाता है। हैव टू बी प्रोड्यूस्ड विद द प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। उनकी अच्छे से केयर की जाती है, उनको शेल्टर दिया जाता है, रहने के लिए जगह, खाना दिया जाता है खाने के लिए। सो व्हेन दिस इज डन ऑन ए लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। सो जब ये प्रोसेस हम प्ले करते हैं, जब हम एनिमल्स को रेयर करते हैं अपने फार्म्स में या अपने घरों में, उनको प्रॉपर शेल्टर वगैरह सब कुछ देते हैं ना, इस प्रोसेस को कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। नाउ आप इस बॉक्स में देखोगे, फिश इज गुड फॉर हेल्थ, वी गेट cod liver oil from the fish which is rich in vitamin D. Yes, it is also very important। जो फिश है ना वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। इससे cod liver oil हमें मिलता है, जो कि फिश होती है ना, इसमें विटामिन डी होता है। आपको आ सकता है कि फिश में कौन सा विटामिन होता है, सो यू हैव टू राइट फिश इज रिच इन विटामिन डी। So now we are finished with these chapters. These are some keywords and they have written its definition in front of it, so you can read it. These are the important definitions जो मैंने आपको चैप्टर में कवर करवा दी हैं। So thank you guys. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।